हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे मर्जर एंड एक्विजिशंस हैं जिनको हम बेसिकली एक इवेंट समझ रहे हैं एक कंपनी के अंदर। मतलब जब भी कंपनी को एक्सपैंड करना है तो या तो वो अपने से अपनी ब्रांचेस एक्सपैंड करे, अपना नेटवर्क बैठाए, या फिर वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जो हैं जो ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक्वायर कर सकती है, उनके साथ मर्ज कर सकती है। तो एक दो एग्जांपल्स हम लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना ओबीसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने एक बैंक एक्वायर किया था जिसका नाम था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जीटीबी। ओके, ये जीटीबी बैंक की क्या स्पेशलाइजेशन थी कि ये एक नया बैंक था। यंगस्टर्स, जो वर्कफोर्स थी सारी यंगस्टर्स की थी। टेक्नोलॉजी वाइज दे वेरी स्मार्ट। वो फिनाकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, लेटेस्ट वर्जन, जो कि अभी ओबीसी में इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट एंड आपको टाइमली अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो ओबीसी को ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो जीटीबी को अपने में मर्ज कर ले। कुछ जीटीबी के अपने इश्यूज रहे जिसकी वजह से वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया, हेवी लॉसेस में गया, और जिन लॉसेस को कवर अप करने के लिए उसको ओबीसी में मर्ज किया गया। तो यानी दोनों इंस्टीट्यूशंस को अपने अपने बेनिफिट्स मिले। ओबीसी को यंग वर्कफोर्स मिली, ट्रेन मैन पावर मिला, स्किल्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांचेस मिली, कुछ नई लोकेशंस मिली जहाँ पे ओबीसी पहले ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो इस सिचुएशन में जब हम एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, जैसे आप दूसरा एग्जांपल लीजिए कि एसबीआई की जितनी भी एसोसिएट्स थे, मैं कुछ का नाम लेता हूँ: स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये जितनी भी आपकी एसोसिएट्स थी उन सबको मर्ज करके अभी एसबीआई एक ही हो गया है ना। तो मर्जर में आप क्या करते हैं कि आप सारी एंटिटी मिलके इकट्ठा एक ही बन जाते हैं। एक्विजिशन में आप दूसरी एंटिटी को एक्वायर करते हैं, अपना नाम नहीं चेंज करते हैं, अपना नाम वही रखते हैं। क्योंकि एसबीआई के एसोसिएट्स थे तो एसबीआई ने अपना नाम एसबीआई रखा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके आईसीआईसीआई बैंक ने निदुंगती बैंक को एक्वायर किया था, या एचडीएफसी ने टाइम्स बैंक को एक्वायर किया था। तो एचडीएफसी ने जब टाइम्स को एक्वायर किया तो टाइम्स बैंक का नाम अभी कहीं नहीं है, उनकी ब्रांचेस हुआ करती थी और वो अभी एचडीएफसी के बोर्ड के साथ चल रही है। तो जब भी अभी ऐसा कभी कुछ करते हैं, हम एक मर्जर कर रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं, तो हमें जो एक्वायरिंग एंटिटी है जिसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं उसको कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा। सामान खरीद रहे हैं तो उसको देना पड़ेगा ना पैसा। तो उसके लिए अब देखें, ये कोई छोटा मोटा तो ट्रांजेक्शन है नहीं है। अब हम कंपनी खरीदने जा रहे हैं, कंपनी इसके स्केल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बनेगी। उसकी जो वैल्यूएशन बनेगी उसके हिसाब से हमें उसको पे करना पड़ेगा। लमसम में कैश पे करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमेशा हम अपने रिसोर्सेज रेडी रखें, फाइनेंसिंग के सोर्सेज देख के रखना पड़ेगा। तो मर्जर एंड एक्विजिशन एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है कंपनी के लिए, और इन इसके लिए डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो एक्सप्लोर करती है कंपनीज, उसमें क्या क्या मेनली आते हैं। जैसे डेट है, अब मार्केट से उधार ले लीजिए, लीवरेज बाय आउट। अब मार्केट से लोन लो और उसको यूज़ करके कंपनी बाय कर लो। दूसरा इक्विटी, यानी आप अपनी एंटिटी के, जो इमर्जिंग एंटिटी आने वाली है उसके इक्विटी शेयर्स हैं वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में आप बांट दीजिए, उनसे कैपिटल रेज हो जाएगा। या एक मिक्स कर सकते हैं जिसमें डेट और इक्विटी दोनों ही आ जाए, इनको हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक ट्रांजेक्शन के लिए आपको फंडिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको मर्जर एक्विजिशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सो दैट आप ग्लोबल कंपटीशन के लिए रेडी रहें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं उनको compete कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकें, है ना। सो लेट स्टार्ट विद मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो मर्जर एंड एक्विजिशन में कंपनीज को, यानी ये बायर को मदद करते हैं, और उसमें वो कंपनी की वैल्यूएशन भी करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स भी चेक करते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मर्जर एंड एक्विजिशन में देखें, आप पैसे कहाँ से लेंगे? अगर आप लोकल मार्केट से उठाते हैं, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखें तो लोकल मार्केट में बड़ा कॉस्टली फंड अवेलेबल है। बट आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो आप लाइबोर के रेफरेंस में बाय बोरो करोगे। लाइबोर का रेट 3 से 5 के बीच में है, और अपना लोकल मार्केट का रेट कम से कम नहीं तो 11 से 15 के बीच में है। ऑलमोस्ट 10% मीन्स 1000 बेसिस पॉइंट्स का इफेक्ट आ रहा है। तो क्यों नहीं हम बाहर से बोरो करके और बाहर ही सेटल करते हैं? तो इंडिया से पैसा लेके जाके उनको पे करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप बाहर से इंटरनेशनल जो रेट्स हैं उस पे आप बोरो करें, जो कि चीपर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एंड उसको सेटल करें। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी एनहांसमेंट करना चाह रहे हैं।
और एक कैपेसिटी एनहांसमेंट से क्या होगा, फ्यूचर में रेवेन्यू फ्लोज बढ़ जाएंगे आपके, फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को देख के आप ये कर रहे हैं ना। तो फाइनेंसिंग ऑप्शंस में आप डेट यूज़ करें, इक्विटी यूज़ करें या हाइब्रिड करें, कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, यानी जो जो बाइंग बाइंग प्राइस है, उसकी बड़ी केयरफुल इवैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे सबसे देखिए, सबसे पहला ही काम ये होता है कि आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर आइडेंटिफाई करें, जिसको एक्वायर करने के बाद आपकी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जा रही है, मार्केट में रीच बढ़ जा रही है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जा रही है। तो ये इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसके लिए टास्क इनिशिएट कर रहे हैं, और फिर फाइनली उस डील को कंप्लीट करके उसको सेटल कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग के अंदर ही आ रहा है। आगे हम पहले डेट इशुएंस के लिए काम करेंगे, कि लाइक फंडिंग के लिए हम खाली डेट को देख रहे हैं। देखिए, बैंक में आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन के लिए कोलेटरल देना पड़ेगा, यानी बैंक तभी आपको लोन देगा जब आप उनको कोई सिक्योरिटी ऑफर करो। इमेजिन करो कि अगर आपके पास सिक्योरिटी ना हो, तो बैंक फाइनेंसिंग ऑप्शन चले जाएगा। हाँ, पर्सनल लोन जो होता है वो एक लिमिट तक ही होता है। अगर आपको हैवी लोन चाहिए, टर्म लोन टाइप कुछ चाहिए, तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कंट्रोल में रहने वाला है, और फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, आपको पता चलेगा आपको क्या वो ऑफर करना चाह रहे हैं। और मार्केट इतनी कम्पिटेटिव है कि आप एक ही टाइम पे सारी मार्केट के अंदर सर्वे कर सकते हैं, और जो बेस्ट रेट कोट कर रहा है आप उसी से अपना लोन ले सकते हैं। बट इसमें वही कंस्ट्रेंट है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई कोलैटरल देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड इशुएंस का भी ऑप्शन है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड दे सकती है मार्केट में। अब ये 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 10 ईयर पे रहेगा। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आप इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देंगे, तो कूपन इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है जो कस्टमर को मिलेगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसके अंदर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कस्टमर खाली प्रिंसिपल ही नहीं देख रहा है, वो इंटरेस्ट अर्निंग भी देख रहा है। और ये डिबेंचर है, तो डिबेंचर जो है वो आपका एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, मतलब उसमें फंडिंग जो है वो बाहर से दे रहे हैं, तो वो ओनरशिप के लिए, वो डिसीजन मेकिंग, कंपनी की डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अलाउ नहीं करते इसके अंदर। लीवरेज बाय आउट थर्ड ऑप्शन है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म से आप पैसा उधार लेके अपना जो मर्जर एंड एक्विजिशन का प्लान है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और उसके बाद अगर उनको रीपेमेंट चाहिए, तो वो जैसे नॉर्मल कोर्स में आप डेट की तरह से ट्रीट कीजिए। अगर वो उसको कन्वर्ट करना चाहे, और उसको कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब इक्विटी की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं कि आप वो पार्टिसिपेट करेंगे ओनरशिप में, तो वो भी ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको खाली डेट की फॉर्म में लाएं, या खाली इक्विटी की फॉर्म में लाएं, या उसको एक हाइब्रिड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में। सेकेंड ऑप्शन जो है फाइनेंसिंग का, मर्जर एंड एक्विजिशन की ट्रांजेक्शन को, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा है, कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो इसके लिए हो सकता है कभी कभी आपको एक से ज़्यादा फैसिलिटेटर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि, देखें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा ढाबा चलाने के लिए शायद आपके पॉकेट से पैसा खुद आप सेव करके कर सकते हैं। उस ढाबे को स्केल अप करना है, उसको 1 फ्लोर 2 फ्लोर का बनाना है, तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली से पैसा बोरो करें, बैंक से लोन ले लीजिए। बैंक भी दे सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है एक्सपोजर का। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मुझे एक चेन क्रिएट करनी है, होटल चेन करनी है क्रिएट पूरे इंडिया में, जिसमें 500 होटल्स रहने वाले हैं, और सब जगह एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में देखें आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, वो आप लोन लेके नहीं कर सकते हैं। तो हम उस केस में आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए प्रपोज करेंगे। अगर आपकी कंपनी को ऑलरेडी कंसिडरेबल टाइम हो गया मार्केट के अंदर जो काम कर रही है, और इसका ब्रांड थोड़ा बहुत लोगों को पता है, तो आप ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करके आईपीओ लेके आइए। आईपीओ के साथ आपको एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है कि जो आप डिफाइन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो लाइक माइंडेड है, जो उस टाइप के इनिशिएटिव में आना चाहेंगे, वो सब आके आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको कैपिटल बहुत इजीली मिल जाएगा, और कोलैटरल फ्री रहेगा, इसको आपको कोलैटरल वगैरह भी नहीं देना। प्रॉफिट होगा तो लेंगे, नहीं होगा, लॉस होगा तो भी वो लॉस भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखें, इक्विटी फाइनेंसिंग में होता क्या है कि या तो हम पब्लिक के पास जाएं, या हम किसी प्राइवेट प्लेयर के पास जाएं। प्राइवेट प्लेयर में क्या है, जो लोग बड़े एच एन आईज हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इसी काम में लगते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा उनके पास है, आइडिया उनके पास नहीं है, आप अपना आइडिया लेके जाओ तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं वो एच एन आई सेगमेंट के सामने, और उनमें से जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग देने के लिए रेडी रहेगा। बट उससे पहले एक नेगोशिएशन डील, एक डिस्कशन डिस्कशन राउंड रहने वाला है। तो वो डिस्कशन राउंड में ही आपसे सारी चीज़ें
सेटल हो जाएंगे कि आपके फेवर में आ रही है या बाहर जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली ओयो ने अपना आईपीओ को विड्रॉ किया और फिर बाद में उसको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किसी अपनी वैल्यूएशन को कम करके फिर किसी प्राइवेट प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया। वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी भी एक ऑप्शन है, जिसमें देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट को वल्चर कैपिटल भी कहते हैं। बड़े कनिंग है कि आपके आइडिया के चक्कर में वो पैसा देंगे, पैसा देने के बाद जो मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट है वो ले लेंगे। प्राइवेट इक्विटी में क्या है, प्राइवेट इक्विटी में अगेन कुछ फ्यू इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, वो एक्टिव भी हो सकते हैं, डॉर्मेंट भी हो सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स आपको पैसा दे देंगे, आप अपना प्रोजेक्ट कीजिए, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का रिटर्न आएगा तो वो रिटर्न के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वापस आ जाएंगे एग्रीड रेशियो में। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन की। अमाउंट इज ह्यूज, छोटे मोटे रिटेलर्स के लिए नहीं है, ये बल्क इन्वेस्टर्स के लिए ना। उसके बाद हाइब्रिड फाइनेंसिंग के जो ऑप्शंस है वो है ब्लेंडेड फाइनेंसिंग, मतलब डेट इक्विटी मिक्स कर लीजिए, हाइब्रिड कर लीजिए, जिसमें आपको टैक्स का भी बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डेट यूज़ करते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आपका टैक्स ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करने से पहले का है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, उसको कन्वर्जन की ऑप्शन दे रहे हैं कि वो कॉमन स्टॉक में, कॉमन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं इन सर्टेन गिवन कंडीशंस। और उसमें क्या है कि बेसिकली आपको डाउनवर्ड प्रोटेक्शन देना है, यानी उनके पैसे के डूबने के चांसेस कम है लेकिन अपवर्ड पोटेंशियल बहुत है। अगर ऐसा फिनोमिना दिखता है तो इन्वेस्टर्स बिल्कुल आएगा। मेज़ानिन फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, इसमें क्या है कि आप सबऑर्डिनेटेड डेट्स लेके आ सकते हैं। अब डेट में आपके पास जो फीचर है वो यूजुअली डेट में क्या होता है, आप ओनरशिप राइट्स नहीं है आपके पास, आप खाली एक फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ले रहे हैं और उसके साथ साथ में मेच्योरिटी पे रीपेमेंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, तो इसमें आप डेट की भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जूनियर डेट, सीनियर डेट। तो आप जितना सीनियर डेट का मतलब ये है, जूनियर डेट सीनियर डेट का मतलब ये है कि देखें आप जो डेट है उसमें आपको मार्केट से पैसा रेज करना है। मार्केट में डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो आपको पैसा देंगे। कुछ हैं जो बहुत हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न बनाना चाह रहे हैं, कुछ हैं जो बड़े डिफेंसिव हैं, लो रिस्क लेके एक मॉडरेट सा रिटर्न लेना चाह रहे हैं। तो आपको भी अपने इंस्ट्रूमेंट को, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसको इन्वेस्टर क्लास के हिसाब से कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न मतलब उसमें क्या है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं और पैसे से अच्छा रिटर्न बन पा रहा है तो आप उनको डबल ट्रिपल करके दे रहे हो पैसा। और साथ में रिस्क भी है कि अगर डूबा तो सब डूब भी सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा कोई स्कीम बना सकते हैं जिसमें कि सबसे पहले जो पैसा है वो कंजर्वेटिव लोगों में बांट दिया जाए। यानी हम रिस्क टेकर्स को ये पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि पहले सभी स्टेक होल्डर्स को पे करने के बाद जो भी जितना बचेगा, यानी उनकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है उनको पे करते हैं, बचा हुआ पैसा आपको देंगे। उसमें आपके पास कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, बट काफ़ी रिटर्न आ सकता है और हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। तो जब रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आपको रिटर्न भी उसी तरीके से आपको मिल सकता है ना। तो मेज़ानिन फाइनेंस के बाद सेलर फाइनेंस की भी बात कर रहे हैं कि जो आदमी अपने स्टेक को बेच रहा है, अपनी कंपनी को बेच रहा है, हो सकता है उसको अपने ही किसी कंपनी के अंदर कुछ एक एसेट्स का कुछ अपना पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट हो। तो अगर वो उसमें अपना पोर्शन दे रहा है तो मतलब वो इन एसेट्स को, इन सिक्योरिटीज़ को अपने पास प्रिजर्व करके रख सकता है, रिटेन कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब सेलर ही खुद फाइनेंसिंग कर रहा है तो बायर के लिए बहुत ईजी हो जाता है उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना। यानी आप कोई आदमी से स्कूटर खरीदने जाते हैं और बताते हैं कि स्कूटर की कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आप खरीद नहीं पाएंगे, तो सामने वाला क्या कहता है कि अरे भाई कोई नहीं, जितना उतना दे दो, बाकी का इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो इसमें क्या है कि जहाँ इंस्टॉलमेंट वाला फीचर आता है तो आपके लिए वो एक अफोर्डेबल हो जाता है, वो वायबल हो जाता है प्रोजेक्ट। तो उसके थ्रू आप इसको फाइनेंसिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के ऊपर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पैसा लेने के लिए ढूंढ रहे हैं मार्केट, तो पहले हम लोकल मार्केट में देखेंगे। अब लोकल मार्केट में अगर लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है तो आपको पैसा कहाँ से लाना है, ग्लोबल मार्केट्स में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स में हम कन्वेंशनली हम क्या कहते हैं, इक्विटी और डेट। अब हम बात कर रहे हैं एडीआर जीडीआर की, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब इंडियन कंपनीज को इंडियन मार्केट में अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि वो इंडिया से बाहर जाके इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकते हैं, तो उनको एडीआर और जीडीआर के थ्रू पैसा रेज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, डेट की फॉर्म में आप मार्केट में पैसा रेज करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू कीजिए, पैसा लाइए, लोकल मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ पे भी आपको लगे। और देखो इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करना चाह रही है, इन्वेस्ट करना चाह रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ऐसा कोई इशू लेके आ रहे हो तो मेक इट अ ग्लोबल इशू। जहाँ जहाँ पे भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं आप उनको छोड़ो नहीं,
एक्सप्लोर करो, जितना मिले उतना बढ़िया है। उससे आपकी इशू की वैल्यूएशंस बढ़ जाती हैं। नाउ एक्सेसिंग ग्लोबल मार्केट्स में अब कुछ एक पॉइंट्स है, ग्लोबल रीच, आपको अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली ब्रांड करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को पता रहना चाहिए आपके बारे में, और जो भी आपके फ्यूचर पोटेंशियल है उनके बारे में अगर पता रहेगा तो यूल गेट मोर इन्वेस्टमेंट्स, और उससे फेयर वैल्यूएशंस होती है कंपनी की। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली जब हम ग्लोबल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए इमेजिन करें मैं एक बैंक हूँ, मेरा सारा का सारा एक्सपोजर इंडिया में है, और मुझे कुछ भी एक्सपोजर इंडिया के बाहर नहीं है, तो होगा क्या कि कभी भी फ्यूचर में इंडिया के अंदर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो ये बैंक क्या बैंकरप्ट। लेकिन अगर यही बैंक की ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, कुछ लेट से 1000 में से 700 ब्रांच इनकी इंडिया में, 300 ब्रांच इंडिया से बाहर है, अब 300 ब्रांच जो इंडिया से बाहर है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रही है, वो मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, तो जो लॉसेज है इंडिया के वो आप कॉपरेट एडजस्ट कर सकते हो जब आपको कहीं बाहर प्रॉफिट हो। लेकिन अगर सब कुछ कंसंट्रेशन में है, यानी सब इंडिया में, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो लॉस लॉस है। नेक्स्ट इज कम्पिटेटिव प्राइसिंग। अब यहाँ पे जो मार्केट के अंदर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो प्राइस है, रेट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपको फाइनेंसिंग असिस्टेंस मिल रही है, वो बेस्ट रेट है, कम्पिटिटिव है, क्योंकि अगर आप अपनी इंस्टीट्यूशन पैरामीटर्स को फुलफिल करके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको भी जो रेट है ना वो एकदम बेस्ट वाला रेट लगने वाला है। बेस्ट वाला रेट मतलब अगर 4 सप्लायर है तो सबसे लोएस्ट रेट जो कंपनी ऑफर कर रही है हम उसी को लेंगे। हम क्यों कॉस्टली लोन लेंगे, मेरे को अगर कोई सस्ते में लोन मिल रहा तो मैं उसको लूंगा। और ये सर्विस प्रोवाइडर को भी मार्केट में बड़ा क्लियर है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हो तो आप बाय चॉइस नहीं कर रहे हो, ये कंपल्सन में कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको या तो लोन देना है, या जो डिपॉजिट है उसको होल्ड करके बैठना है, पता नहीं कब उसको यूटिलाइज कर सको, और यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेच्योरिटी डेट पे उसकी रीपेमेंट आएगी, कस्टमर को आपको पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना, तो वो भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी तरह से आगे हम देखें, ग्लोबल मार्केट के अंदर वायबिलिटी एंड प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर देखो, कंपनी का प्रोफाइल अगर आपके इन्वेस्टर्स को पता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रेपुटेशन है तो बहुत आराम से आपका जो स्टॉक है उसके ऊपर आपको अट्रैक्टिव बाइंग एंड सेलिंग फिनोमिना दिखेंगे। और उससे उससे क्या है, बेसिकली उससे आपकी प्राइसिंग में फेयरनेस आएगी। आगे रेगुलेटरी कंसिडरेशंस को देखते हैं जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन की केसेस में आने वाली है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आरबीआई, सेबी, जो भी मार्केट के जिस प्रोडक्ट में आप आना चाह रहे हो उसका जो एपेक्स बॉडी है उससे आपको अप्रूवल, नेसेसरी अप्रूवल चाहिए, लोकल अथॉरिटीज़ के अप्रूवल चाहिए, अगर नहीं लोगे तो बीच में हो सकता है डील फंस जाए और आपको कॉस्टली पड़ जाए। एंटी ट्रस्ट रिव्यू मीन्स अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटी ट्रस्ट एंड कंपटीशन इश्यूज हो सकते हैं, कि अगर ये कंपनी आ जाएगी तो ये मोनोपोली क्रिएट कर देगी और लोकल प्लेयर्स को मारेगी पकड़ पकड़ के, यानी उनके लिए सर्वाइवल के लिए इश्यूज हो जाएंगे। तो उस तरीके से आपको एंटी ट्रस्ट रिव्यूज, मतलब कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना है कि जब आपकी इंस्टीट्यूशन मार्केट में अलाउड होगी तो उस टाइम पे आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस, प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करेंगे जिससे कि लोकल प्लेयर्स को मार पड़े। ठीक है, टैक्सेशन इम्प्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही आप ये इवेंट मर्जर एंड एक्विजिशन का करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टैक्स की कॉन्सिक्वेंसेज परस्पेक्टिव से भी आने वाली है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है तो विद होल्डिंग टैक्स होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग होगी, ट्रांसफर हार्मोनाइजिंग होगी, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके टैक्सेशन डायमेंशन को क्लियर करते हैं। तो आपको टैक्स के परस्पेक्टिव से भी प्लानिंग करके चलते रहना चाहिए। कंप्लायंस अलाइनमेंट, मतलब जो भी आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब चीज़ों को और मतलब आप लेके चलें कि अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, कंप्लायंस करना है, तो उसके लिए आपको एक अलग से ही एक फैक्टर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के क्रॉस बॉर्डर डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें आपको एरिया स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में रखना होता है। और उसके बाद हम लोग सिंडिकेट लोन एंड बॉन्ड इशुएंस के ऊपर चलते हैं, ये भी फाइनेंस का सोर्स है, जिससे हम अपना मर्जर एंड एक्विजिशन के ट्रांजेक्शन को फाइनेंस कर सकते हैं। सिंडिकेट लोन मतलब जिसमें मल्टीपल बैंक्स इकट्ठे होके आके एक सिंगल लेंडर की फॉर्म में एक लोन दे रहे हैं, मतलब ये एक बैंक लेंडर का काम नहीं है, ये उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मल्टीपल लेंडर्स इकट्ठा होके एक लीड बैंकर जो है, जो सबसे बड़ा लेंडर है उनमें, उसको लीडरशिप दे के बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, और वो जो भी इंटरेस्ट अर्निंग आती है वो उनके फिर लोन के प्रोपोर्शन में आपस में बढ़ जाती है। और बॉन्ड इशुएंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लगाएं, मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट फंड को यूज़ करके हम अपनी कंपनी जो है एक्सपैंड करना चाह रही है मर्जर एंड एक्विजिशन से, वो कर लें। स्ट्रक्चरिंग कंसिडरेशंस, मतलब जो सिंडिकेट लोन है उसमें आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने टाइम पीरियड का रहने वाला है, उसमें क्या शेयरिंग पॉलिसी है, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करनी है तो क्या है,
वो रीपेमेंट टर्म्स जो हैं वो अपने लेंडर को वायबल है कि नहीं है, तो वो उसमें हम मीटिंग करके ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग ट्रेंड्स को आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो अब ग्लोबल हो रही हैं, लोकल मार्केट से पैसा रेज न करके ग्लोबल मार्केट से पैसा रेज कर रही है, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो कम हो जा रही है, बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जा रही है। अब किसी भी कंपनी के बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए तो उसका डायरेक्ट उसके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। अब देखें इतनी सारी अट्रैक्टिव ऑप्शंस अगर आ रही हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, इंडिया नहीं हम बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फंडिंग का इशू है, तो आप उसको फंडिंग कर सकते हैं, फंडिंग करा सकते हैं, और जैसे ही फंडिंग हो रही है तो उस हिसाब से फिर आप अपना क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर काम कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, तो आप इसको भी आप अपने प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रोइंग रिटेल इन्वेस्टर्स, अभी कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को भी स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट्स करवाना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, यानी उनका पैसा एक प्रोजेक्ट में लेके फिर उस पैसे को फिर उससे रूट करके मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर लगवाना। तो ये देखें ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब मार्केट बहुत डायनेमिक हो गया है, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट जो है कस्टमाइज हो जा रहा है, तो जैसा इन्वेस्टर जैसी उसकी रिक्वायरमेंट वैसे ही उसको इंस्ट्रूमेंट मिल जा रहा है। तो ये सारे वेरियस सोर्सेज हैं थ्रू विच यू कैन फाइनेंस योर मर्जर एंड एक्विजिशन। होप ये सेशन आपको थोड़ा सा समझ लगा होगा। गुड डे, टेक केयर, बाय।